अपकमिंग जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो 1000 वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब में इस रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। एंड एमसीक्यूज़ के साथ मिल जाएँगे, बट और भी अपडेटेड फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, जो एडिशन कुछ पॉइंट्स करने हैं, मैं एडिशन कर रही हूँ, लिख रही हूँ, एंड लिख के मैं आपको सेंड करूँगी, उसको भी ऐड कर देना, ठीक है। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट आज का पहला टॉपिक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास। सो फर्स्ट आप लोगों को आज क्लास में मिले हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं हुआ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन क्या है ना? राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन 2009 एंड enforced it as a fundamental right under article 21A। देखो ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से सुनना, सिंपल सा चीज़ है। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, ठीक है, एक एक्ट है। जैसे धारा लगता है ना, वैसे ये भी एक एक्ट है जो कि 2009 में आया था। सिंपली स्टोरी जैसा याद रखो, देन लॉन्गर पीरियड तक याद रख सकते हो। 2009 में आया था। इसके अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को देना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को देना है। और ये कौन सा फंडामेंटल राइट के अंडर पे आया था? फंडामेंटल राइट के अंडर जो आर्टिकल है 21A उसमें मेंशन था। आप अगर डीपीएसपी इससे पहले पढ़ चुके हो, क्लास अटेंड कर चुके हो, तो उसमें मेंशन था आर्टिकल नंबर 45, राइट, आर्टिकल नंबर 45, जहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन था 6 to 14 ईयर्स एज, एंड उसको अभी मॉडिफाइड किया गया है आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा गया, व्हाई राइट टू एजुकेशन, क्या है ये और क्यों है ये? द राइट टू एजुकेशन सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर राइट टू गेट क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है ना? राइट टू एजुकेशन बोल रहा है कि ये सर्व कर रहा है, जैसे कि सर्व करना मतलब खाना परोसते हो ना, वैसे ये सर्व भी करता है, वैसे दे रहा है, डिलीवर कर रहा है आपको क्या? बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक छोटे छोटे यूनिट्स में दे रहा है। क्या यूनिट्स है ना? एवरी बच्चे को उनके एजुकेशन जो है ना, हीज और हर जिनका भी है, मतलब वो लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर से कोई भी हो, हैंडीकैप्ड हो, कोई भी हो, उनको क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्लास 1 to 8, क्लास 1 to 8 एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, राइट। हो गया। ये आपका क्या है बताओ? ये इंट्रोडक्शन है। इसमें मीनिंग डेफिनेशन का कोई नीड नहीं होता, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं, सारे थ्योरीज जैसे हैं, आर्टिकल के बेस्ड है और एक्ट के बेस्ड है, ठीक है। अभी आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, देखो ओरिजिनली डीपीएसपी का भी पॉइंट आएगा फिर से, देखो आर्टिकल 45 आ गया है ना डीपीएसपी का। तो देखो ओरिजिनली पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ठीक है, आर्टिकल 45, उसमें जो आपके आर्टिकल धारा 45 और धारा 39, दैट मीन्स 39 एफ ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका जो यूज़ किया हमने ये दोनों को, किस लिए ना? हैड ए प्रोविजन, पहले हैड लगाया गया, देखो हैड ए प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज द इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। सो जैसे सारे लोगों को पूरे कंट्री में क्या मिल सके ना? पढ़ाई, एजुकेशन मिल सके फ्री में, एंड उसके लिए स्टेट मतलब पूरे कंट्री में क्या कलेक्ट किया गया? फंड दिया गया, फंड प्रोवाइड किया गया डिफरेंट स्कूल्स को फॉर्म करने के लिए, एंड उसके थ्रू एजुकेशन जैसे सबको मिल जाए उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है, सारे बच्चों को जैसे एजुकेशन मिले। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एंड ये डॉक्यूमेंट का जो रिपोर्ट बना किसके अंडर बना? कौन से कमेटी के अंदर? रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990, रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990, ठीक है। इन 1993 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट इन द उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर हेल्ड द एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा था कि सारे बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सारे बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन हम फ्री में प्रोवाइड करें कि नहीं करें। तो ये कन्फ्यूज़न हर एक जगह चल रहा था, मेनली हाई कोर्ट में ये केस चला गया, एंड वहाँ पे हाई कोर्ट बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, पहले तो हाई कोर्ट था फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। तो वहाँ पे मेंशन हुआ कि जजमेंट दिया उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, उनमें ये चीज़ कंट्रोवर्सी चल रहा था कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन है, ठीक। तापस मजूमदार कमेटी 1999 में आया, देखो तापस मजूमदार कमेटी, ठीक है, was set up and which encompassed insertion of article 21A,
ये क्या बोला कि ये कमिटी ट्राई कर रहा है कि एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट और एजुकेशन इज़ कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी फ्रॉम 1 to 8 क्लास एंड 6 to 14 ईयर्स एज चिल्ड्रन। तो वो चीज़ कहाँ पे मेंशन होगा ना, 21A, आर्टिकल नंबर 21A, धारा 21A। ठीक है, ए को वहाँ पे हम लोग हिंदी में क बोल देते, क ख ग होता है, सो ए बोला गया। ठीक है, सो 1999 में तापस मजूमदार कमेटी ने ये किया। ठीक है, रामामूर्ति कमेटी ने ये रिपोर्ट बनाया था राइट टू एजुकेशन के लिए, एंड तापस मजूमदार कमेटी ने पूरा सेटअप किया कि आर्टिकल में ये 21A को हमने राइट टू एजुकेशन के लिए इंसर्ट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। नेक्स्ट देखो, द 86th अमेंडमेंट एक्ट आया। देखो अभी ये जो चेंजेस लाना है आर्टिकल 21A बना के, तो उस चेंजेस के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट होता है और उसको बिल पास करवाना पड़ता है लोकसभा, राज्यसभा, सबसे, उसके बाद विधानसभा में जाएगा, सब कुछ पास होने के बाद वो संविधान में आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। तो 86 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। कब आया? 2002 को, 2002 में। एंड 2002 में क्या चला था पता है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चढ़ा था, SSA, एजुकेशन फॉर ऑल, ये स्कीम तब चल रहा था। विथ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, सबको हम पढ़ाएंगे। उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आ गया। देखो, प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 4 में मेंशन किया गया था DPSP के थ्रू आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 में ये पोर्शन की एजुकेशन कंपलसरी देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। बट इसको एक फंडामेंटल राइट बोला गया 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया 2002 में, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में द सेम अमेंडमेंट इंसर्टेड, यही सेम अमेंडमेंट इंसर्ट किसको कर रहा है और किसको एंटर करवाया ना, आर्टिकल 21A, जहाँ पे मेंशन हुआ था एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, उसी में चेंजेस और थोड़ा लाया गया और एंटर किया गया इस लाइन को भी कि व्हिच मेड राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज 16 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री एजुकेशन मिलेगा और इनके लिए एजुकेशन, शिक्षा क्या किया गया ना, इनका अधिकार है। ठीक है, शिक्षा को उनके लिए अधिकार बनाया गया कि उनको मिलना ही चाहिए। 86 अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर ये follow up legislation for right to education bill 2008 and finally right to education act 2009। तो इसलिए क्या हुआ ना, अगर मैंने क्या कर दिया, आर्टिकल धारा 21 को लगा दिया एंड संविधान में वो आ भी गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो गया, इंसर्ट हो गया, बट उसको काम में आने के लिए, उसको पूरे इंडिया में लागू करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो फिर से उसी 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लॉ बनाया गया कि राइट टू एजुकेशन बिल 2008 में आएगा एंड फाइनली इसको एक्ट बनाया गया 2009 में। ठीक है, 2009 मतलब 2009 में। ठीक है, इसको लाया गया। इतना इसका स्टोरी है। क्या हम स्टोरी समझ गए? कंसेप्ट आया थोड़ा बहुत माइंड में? सो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज अ फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो फीचर क्या है? देखो, Feature of Right to Education RTE Act 2009। The Right to Education Act RTE Act aims to provide, क्या एम रखा, क्या गोल रखा या क्या उद्देश्य इसके थे, लक्ष्य क्या थे ना, प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा सबको मिलना चाहिए जिनका उम्र क्या है, 6 से 14 साल के तक है। ठीक है, इट एनफोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। एंड इन्होंने क्या किया ना, काम में लेके आए, मतलब ये चलना ही चाहिए, लागू होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। द एक्ट मैंडेट्स क्या किया गया, कंपलसरी किया गया, बाउंड किया गया कि क्या ना, 25 रिजर्वेशन फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन। डिसएडवांटेज सेक्शन ये है डिसएडवांटेज ग्रुप, ST/SCs, सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड डिफरेंटली एबल्ड, जो विकलांग होते हैं। ठीक है, सोशली बैकवर्ड क्लासेस और भी माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, ST/SCs भी हैं। सो इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजंस फॉर ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। ठीक है, अभी बोला गया कि अगर कोई बच्चा उसके एज के हिसाब से क्लास में नहीं है या फिर एडमिशन अभी तक नहीं लिया, तो जैसे भी उनको एडमिशन दिलाया जाएगा उनके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट क्लास में, सही क्लास में, कक्षा में। ठीक है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इन बच्चों के लिए जो हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इसके लिए तो फंड लगेगा,
इनको मिड डे मील स्कीम के थ्रू अट्रैक्ट किया जाएगा, आओ स्कूल आओ, एनरोलमेंट बढ़े, आपका नाम लिखाया जाए और आप लोग पढ़ाई कर सको, एजुकेशन को एक्सेस कर सको, प्लस आपको खाना भी मिले, न्यूट्रिशनल वैल्यू सपोर्ट भी मिले, डॉक्टर जी चेकअप करेंगे बीच बीच में, आपको कपड़े दिए जाएंगे, आपको जूते दिए जाएंगे, आपको बुक्स दिए जाएंगे, बैग्स दिए जाएंगे, सब फैसिलिटीज़ लाएगा। तो इसके लिए तो एक फंड लगता है ना, तो ये फंड या फिर उस रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट दिया गया सेंट्रल एंड स्टेट के अकॉर्डिंग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया मेन ब्रांच में, तो सब ब्रांचेस में रखा गया स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड टू, किस किस चीज़ों के ऊपर इन्होंने एक स्टैंडर्ड या नॉर्म्स मतलब नियम बना दिया, ठीक है, नियम धार्य किया है। देखो पहला पीपल टीचर रेशियो, पीटीआर बोला जाता है, मतलब बच्चों के संख्याओं के हिसाब से कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं होनी चाहिए एक स्कूल में, दैट इज़ कॉल्ड पीपल टीचर रेशियो। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एक स्कूल अच्छा एजुकेशन देना ही चाहता है तो उसका बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होना चाहिए, तो उसके ऊपर ध्यान दिया गया। स्कूल वर्किंग डेज, कितने दिनों के लिए स्कूल आना पड़ेगा, बच्चे कितने दिन स्कूल आएंगे और टीचर क्या क्या काम करेंगे, कितने दिन स्कूल वर्किंग है, और टीचर वर्किंग आवर्स, एक दिन में या फिर एक महीने में कितने घंटे एक टीचर को काम करना है, ये भी मेंशन रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर नियम बनाए गए। इट हैड ए क्लॉज, एक क्लॉज बनाया गया, नो डिटेंशन पॉलिसी, ये याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ओस्टेट सीटेट ओटेट के लिए, ओटेट ओस्टेट सीटेट के लिए बोल दे रही हूँ बार बार, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केवीएस वीवीएस भी आया तो उनमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है, ये पॉइंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नो डिटेंशन पॉलिसी, एक है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, बोला था जीरो रिजेक्शन माइंड में आया था मैंने बोला आपको, तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी आपके एसएसए में है, ठीक है, एसएसए में है। एंड नो डिटेंशन पॉलिसी आपका 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट में है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या है ना, व्हिच हैज़ बीन रिमूव्ड द अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019, ठीक है। ये नो डिटेंशन पॉलिसी 2019 में आया, चेंज किया गया। 2019 बहुत मतलब दूर नहीं है, बहुत ही अभी बोल सकते हो रिसेंट का वर्क में आएगा। एंड इन्होंने क्या किया ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को सबके लिए दिया गया, रिमूव्ड अंडर द राइट, मतलब इसके अंदर ये पॉइंट को ऐड किया गया था कि जैसे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जा रहा है तो ये पॉलिसी भी उसी में ऐड होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या होता है ना, ये पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन। अभी पॉइंट क्या है, नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब कोई भी बच्चा हो कहीं का भी हो, अगर पढ़ना चाहता है तो उसको एडमिशन दिया जाएगा, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम या सर्टिफिकेट्स या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स या कुछ ऐसा मांगा नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा ऑर्फन में रहता है, मतलब अनाथ आश्रम में रहता है, तो उन बच्चों के तो माता पिता का नाम पता नहीं है, तो उनको एडमिशन वैसे ही दिए जाएंगे, उनके माता पिता का नाम जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि उनका एज क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, ये कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, दिया जाएगा ऐसे एडमिशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क एंड अदर देन द डेसिनियल census and election to local authority, state legislature, parliament and the disaster relief। देखो प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स, इससे वंचित नहीं रहेंगे, ठीक है। एक टीचर जितना पढ़ाना है वो तो पढ़ाएंगे, उसके साथ उनको और भी काम करना पड़ेगा, जैसे नॉन एजुकेशनल काम, एक स्कूल के लिए पढ़ाई को छोड़ के भी और बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी वो काम करेंगे। प्लस जो डेसिनियल सेंसस होते हैं, जैसे जनगणना हो गया या फिर बच्चों के संख्याओं को काउंट करना हो गया, उनके कुछ भी बीमार हैं या फिर कुछ उस रिलेटेड उनके घर जाके बात करना हो गया, उसके अकॉर्डिंग जनगणना हो गया, तो वो सब भी करेंगे। इलेक्शन के काम में भी रहेंगे, इलेक्शंस टू लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब आपके लोकल एरियाज़ में अगर इलेक्शन है उसके लिए भी रहेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी रहेंगे, पार्लियामेंट के भी अगर काम में आए तो उसमें भी वोट कुछ भी होता है तो टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे। एंड डिज़ास्टर रिलीफ, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अर्थक्वेक, बाढ़ कुछ भी आ गया, तो उसमें डिज़ास्टर रिलीफ जो बचाने के लिए या फिर जैसे खाना बांटना होता है ना, किसी को हेल्प करना होता है, तो वो सब में भी टीचर्स हो सके तो हेल्प करेंगे। इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स विद द रिक्विसाइड एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये टीचर्स के लिए क्या कह रहे हैं, रिक्विसाइड जो निर्धारित है, पूर्व निर्धारित होंगे
वैसे ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन टीचर्स के लिए बनाए गए हैं और उसी के हिसाब से टीचर्स को लिया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। और ये जो हम लोग अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे जेटीएस का, जूनियर टीचर जो सिलेक्शंस हो रहे थे, वो इसी का ही पार्ट है, एसएससी का पार्ट है, राइट टू एजुकेशन का ही पार्ट है, जिसके थ्रू पहले क्या होता था ना, मार्क बेसिस में ही दिया जाता था और उसका नीड क्या था ना, एजुकेशन रहना चाहिए मिनिमम +2 लेवल तक, उसके साथ सीटी कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चे बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो भी जा सकते हैं, प्लस उनका और क्या होना चाहिए ना, मार्क बेसिस में है तो मार्क अच्छा होना चाहिए, तो हो जाता था। इस साल से 2023 से ये क्या किया गया, एग्ज़ाम्स किया गया, एंट्रेंस बेसिस पे किया गया है, भाइवा नहीं है, मॉक नहीं है, एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम हुआ एंड एग्ज़ाम देने के बाद जो बच्चे क्लियर करेंगे वो जाएंगे टीचर्स में। इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि इनमें जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं, तो पहले इनका फ़ीस जो है, अमाउंट जो है, पेबल अमाउंट जो होते हैं इनके लिए, सैलरीज़ होते हैं, वो कम रहते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ता है। अदरवाइज़ इतना अमाउंट जो है, मतलब 11,300 आई थिंक है और 13,300 है, तो वो चीज़ 4-5 साल के लिए वैसे ही चलेगा, उसके बाद से 30-40,000 का सैलरी मिल जाता है। तो इतना थोड़ा-सा मैंने आपको हिंट दिया कि इसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम +2 के साथ सीटी या फिर ग्रेजुएशन बीएड होने से भी हो जाएगा, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतना ही है इसका। इट प्रोविड्स, और क्या-क्या मना कर रहा है देखो ना, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, बच्चों को ये नहीं दे सकते, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते या फिर मेंटली उनको टॉर्चर नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ टीचर्स प्रोविड किया गया है, मना किया गया है कि आप किसी को भी बच्चों को एंट्रेंस बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करोगे, कि मार्क बेसिस पे नहीं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन करवाया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके। कैपिटेशन फी मना किया गया है, बच्चों से कुछ भी पैसे नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं, ये वन काइंड ऑफ जो नोट्स है ना, ये पूरा माइंड मैप होता है, इसको बनाने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। ये पहले से बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि ये 4-5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं, अदरवाइज़ ये सब बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो थोड़ा सा काइंडली म्यूट करके रखो, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो अनम्यूट करके बोलो, ठीक है। तो चलो, तो और क्या गया, कैपिटेशन फी हुआ। प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर बैन किया गया, ठीक है। टीचर्स जो है प्राइवेट ट्यूशंस नहीं कर सकते। आप अगर कभी गवर्नमेंट जॉब करो ना, आप सबको अगर मिल गया तो आप सब क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो आप लोग प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ाना ही है तो फ्री एजुकेशन दे सकते हो, ठीक है। बट जो कोचिंग सेंटर्स में, ये में, वो सब में नहीं पढ़ा सकते, उसमें प्रॉब्लम होता है। आप एक बार चेक करना कि कॉलेज के लेक्चरर्स या फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो कितने जगह पे पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो अगर प्रॉब्लम होता है, कभी कभी उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो ये सब उसके इश्यूज़ हैं। इसलिए ट्यूशन्स को मना किया गया, प्राइवेट ट्यूशन्स बाय द टीचर इज़ प्रोहिबिटेड, पूरा ही टोटली बैन किया गया। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, ये भी बैन किया गया कि स्कूल्स को अगर उसका स्कूल का कोई नाम नहीं है, मतलब स्कूल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है गवर्नमेंट ने, तो उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा। तो ये सारे स्कूल्स बंद होते हैं। आप जानते हो मार्च अप्रैल में आपको पता चलेगा कि जब 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उसी टाइम पे पता चलता है कि इतने सारे स्कूल्स में एक टीचर पढ़ा रहा है एंड स्कूल्स में टीचर लैकिंग है, गवर्नमेंट भी नहीं हुआ है, तो ये सारे स्कूल्स को बंद कर दिए गए हैं। तो वो सारा है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन मेकिंग द चाइल्ड, ये किस पे फोकस कर रहा है ना, बच्चों को फ्री ऑफ फियर, डर नहीं रहना चाहिए, कोई ट्रोमा में नहीं रहना चाहिए कि टीचर मुझको मारेंगे, मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये डर के मारे वो ना पढ़े, एंजाइटी ना हो। वो आपका जो एजुकेशन सिस्टम हो चाइल्ड फ्रेंडली हो, बच्चों के लिए हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, जो भी लर्निंग हो चाइल्ड सेंटर्ड हो। अचीवमेंट, अभी देखो कुछ अचीवमेंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज सक्सेसफुली मैनेज टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी किसको बोलते हैं, 6 to 8। लोअर प्राइमरी क्या है, 1 to 5। सो आपका सीटेट के एग्जाम भी आप दे रहे हो, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 बताया था आपको, पेपर 1 to 5 है प्राइमरी लेवल्स के लिए, एंड पेपर 2 आपका 6 to 8 होता है। सो सोचो कि अपर प्राइमरी लेवल में आरटीई ने क्या किया ना, सक्सेसफुली मैनेज किया इंक्रीज एनरोलमेंट, नाम लिखवाना, जो एनरोलमेंट है, मतलब आपका नाम मैं लिख रही हूँ, दर्ज कर रही हूँ, तो वो चीज़ बढ़ाया गया, एनरोलमेंट बढ़ रहा है, डे बाय डे एनरोलमेंट बढ़ रहा है। स्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के टाइम पे देखना, पहले जब आप छोटे थे तब गवर्नमेंट स्कूल्स का नज़ारा क्या था, अब क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है डे बाय डे, एंड इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि सारे बच्चे वहाँ पे आ सके, हैंडीकैप्ड बच्चे भी पढ़ना चाहिए तो पढ़ सके।
स्पेशली इन द रूरल एरियाज में, अर्बन में नहीं, अर्बन में तो बहुत स्कूल्स हैं, रूरल में स्पेशली अच्छे स्कूल बनाना चाहिए ताकि बच्चे और देख के बोले कि मैं जाऊंगा वहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। मोर देन 3.3 मिलियन स्टूडेंट्स सिक्योर्ड एडमिशन अंडर द 25% कोटा नॉर्म्स अंडर आरटी। तो आरटी के अकॉर्डिंग आपको याद होगा 25% रिजर्वेशन रखा गया था एसटी एससी माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज बोल रही हूँ, बैकवर्ड क्लासेस एंड डिसेबल्ड के लिए। तो उस अकॉर्डिंग अभी तक 3.3 मिलियन बच्चों को हमने एडमिशन के थ्रू पढ़ाया है, सिक्योर्ड एडमिशन करवाया गया है अंडर 25% कोटा नॉर्म्स अंडर आरटी। इट मेड एजुकेशन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल नेशन वाइड। राष्ट्रीयवाद होना चाहिए, पूरे नेशन में सारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, प्लस ये एजुकेशन इंक्लूसिव होना चाहिए क्योंकि डिसेबल्ड बच्चे भी आ रहे हैं प्लस नॉन डिसेबल्ड भी हैं, मतलब नॉर्मल बच्चे भी हैं, नॉन डिसेबल्ड भी हैं, प्लस डिसेबल्ड भी हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल क्या बन गया, सबके लिए है, तो इंक्लूसिव बोला गया, ठीक है, इंक्लूसिव बोला गया। रिमूवल ऑफ क्या मेंशन हुआ, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी हैज़ ब्रॉट अकाउंटेबिलिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अभी के टाइम पे जो आपके मास एजुकेशन बोला जाता है ना कि नंबर्स में पढ़ाए जाएंगे बहुत बच्चों को, एक साथ सारे बच्चों को साक्षर करवाया जाएगा और लिटरेसी रेट को इंक्रीज करवाएंगे, तो वो कैसे होता है ना, ऐसे से पहले था जिसका अभी हम चेंज किया जा रहा है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान हो गया है। इसके अंदर अभी 3 स्कीम चल रहे हैं। इसके लिए आरटी के साथ स्कूल्स एजुकेशन में जो समग्र शिक्षा बोला गया, जो इसमें 3 स्कीम चल रहे हैं, एक है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन। ये हमारे लिए है, बीएड बच्चों के लिए है, जो कि कंपलसरी कर दिया गया कि बीएड कंपलसरी है सारे बच्चों को, वो भी इंटीग्रेटेड मोड पे भी हो रहा है, ठीक है। सो सबके लिए देखो, सर्व शिक्षा अभियान सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये क्लास 9, 8, 10 9, 8 बोल रही हूँ, 9, 10, 11, 12 के लिए होता है, 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी लेवल्स के लिए। ये आपका 1 to 8 के लिए सोच लो, ये आपका अपर लेवल्स के लिए। तो ये हो गया आपको 3 पॉइंट। सर्व शिक्षा अभियान को इसमें रखा गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रखा गया है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और टीचर एजुकेशन रखा गया समग्र शिक्षा अभियान में, ठीक है। लिमिटेशंस देखो क्या है और स्टेप्स टू बी टेकन, अभी भी और 1-2 पेज है, देख लो लिमिटेशंस क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एज ग्रुप फॉर व्हिच राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल। कौन से एज ग्रुप के लिए राइट टू एजुकेशन अवेलेबल है या धार्य किया गया है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ओनली, ठीक है। कोई बच्चा सोच लो कि बहुत जल्दी पढ़ना चाहता है या फिर थोड़ा ड्यू टू घर के प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर उसका हेल्थ कंडीशंस की वजह से अगर सपोर्ट चाहिए, क्या वो पढ़ नहीं सकता, ऑब्वियस पढ़ेगा। तो व्हिच कैन बी मेड मोर इंक्लूसिव एनकम्पसिंग बाय एक्सपांडिंग एज टू 0 to 18 ईयर्स। तो अभी ना 6 to 14 को हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं और उसको चेंज कर दिया गया 6 to 18 ईयर्स, सॉरी 0 to 18 ईयर्स के लिए। 0 मतलब ये आंगनबाड़ी में आ जाएगा, याद आ रहा है, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 0 पॉइंट को रखा गया आंगनबाड़ी से, जब बच्चा माँ के पेट में है, गर्भाशय में है, उससे स्टार्ट होगा एंड वहाँ से बच्चे को सपोर्ट करते हुए हम लोग आगे लेके आएंगे। वहाँ से बच्चे का 2 साल 3 साल के बाद प्री स्कूल स्टार्ट होगा, नर्सरी होगा, LKG UKG स्टैंडर्ड स्टार्ट होंगे एंड अप टू 18 ईयर्स तक जितना भी एजुकेशन है, बिकॉज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी एंटर हो गया, तो वहाँ तक हम बच्चों को गाइड करेंगे कि उनको कुछ मिले और वोकेशनल लर्निंग भी उनका हो, एजुकेशन भी प्रॉपर मिले, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो फोकस ऑन, क्या बोला गया, देयर इज नो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया। ये एज सोन बाय मल्टीपल ASER रिपोर्ट्स। ये ASER रिपोर्ट्स क्या होता है, एजुकेशनल राइट्स के लिए जो क्वालिटेटिव एजुकेशन बोला गया ना, उसके असेसमेंट, उस असेसमेंट रिपोर्ट से बोला गया कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आजकल भी आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। जितना एजुकेशन सिस्टम जो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पे टीचर काम करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देंगे, ये सब कुछ नहीं होता। मैक्सिमम डेज में बच्चे बहुत ही वीक रहते, खेलते रहते, या फिर उनका ड्रेसिंग भी प्रॉपर नहीं रहता है, या फिर बुक्स भी उनको नोट्स नहीं बनाते, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आता है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे लैकिंग कर रहा है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है। 5 स्टेट्स, कुछ स्टेट्स का नाम बोल रही हूँ, 5 स्टेट्स हैं, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना have not even issued notification regarding 25% seats for underprivileged children of society under the RT.
सो आरटी के लिए जो हमने रूल बनाया था कि 25% रिजर्वेशन कोटा रखा जाएगा एस टी एस एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड आपका डिजेबल्ड बच्चों के लिए। तो ये जो 5 स्टेट है जैसे कि गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, इसमें अभी तक भी 25% रिजर्वेशन का कुछ भी नियम नहीं बनाया गया है। ठीक है, मोर फोकस इज बीइंग गिवन ओवर स्टैटिस्टिक्स ऑफ आरटी रेदर देन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। मतलब आरटी का ग्रोथ कैसे होगा वो सोचा गया, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या लर्निंग कैसा होगा उसके बारे में नहीं सोचा गया। लैक ऑफ टीचर, अभी तक पीपल टीचर रेशियो में लैक ऑफ टीचर मैंडेटेड है। ठीक है, जैसे कि एक सिस्टम रहता है कि अपर प्राइमरी में कितने रहेंगे और लोअर प्राइमरी में कितने रहेंगे, एक रेशियो रहता है 35:1 एंड 30:1, ये इसका रेस्पेक्टिवली रेशियो रहता है। एंड ये चीज़ अगर ना हो, क्वालिटी टीचिंग के लिए उतने टीचर्स ना हो, बच्चे ज़्यादा है, तब भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा। कम टीचर्स में स्कूल चलेंगे तो प्रॉपर नहीं होंगे। अभी देखो और क्या है, स्टेप्स टू बी टेकन, कौन से स्टेप्स लेने हैं। माइनॉरिटी रिलीजियस स्कूल्स नीड टू बी ब्रॉट अंडर द आरटी। माइनॉरिटी रिलीजियस स्कूल्स जो आपके मतलब जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके लिए बोला गया कि रिलीजियस स्कूल, धार्मिक संबंधित, धर्म के संबंधित स्कूल्स को ओपन करना आरटी के अकॉर्डिंग। मोर फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे हो गया बीएड, DIELD, एमएड, ये सारे पे ज़्यादा ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जिसके थ्रू एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स पे आप थोड़ा सा और भी क्वालिफाइड हो सकते हो हाईली। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड ओवर द क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। देखो, हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, ना क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन नहीं, उससे पहले हमें ध्यान देना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। मतलब एक चीज़ का क्वालिटी ज़्यादा चेक करना चाहिए क्वांटिटी से भी। अगर क्वालिटी अच्छा होगा ना, क्वांटिटी ऑलवेज आ जाएंगे, ड्रॉन आउट होके आते, खींचे चले आते। अगर सोचो एक टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो ऑब्वियस उसके पास बच्चे आएंगे, ये पॉइंट होता है ना। स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द टीचिंग प्रोफेशन अट्रैक्टिव। आपको क्यों लिया गया कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। आप में से ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जो कहीं पे भी चले जाओ, वो चाहे आप स्कूल में जॉब करो या फिर अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी लेवल्स पे, या मतलब आप प्लस 3 बच्चों को पढ़ाओ या फिर प्रोफेसर बन जाओ, आपका टीचिंग स्किल अभी से जैसा है वैसे ही रहेगा और आप चाहो तो मॉडिफाई होगा। मतलब आप लोग जितने अच्छे रहेंगे, आप में से और कुछ बच्चे होंगे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे जो टीचिंग में बहुत ही एफिशिएंट हो, वो सारे बच्चे जब जाएंगे कहाँ पे, कहीं पे भी कोई भी लेवल पे जाएंगे अच्छा ही पढ़ाएंगे। और आप में से ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो टीचर बन जाएंगे, तो वैसे ही गवर्नमेंट को देखते हुए बिक पड़ जाओगे। तो ये चेंज है कि अगर टीचर ही चेंज करना चाहे अपना वे ऑफ एजुकेशन को, मतलब कोई टीचर कैसे भी पढ़ाए, अगर आप टीचर बने हो तो आपको ऑलवेज अपना बेस्ट देना चाहिए। हाँ, एक आध दिन प्रॉब्लम रहता है, बट एवरी डे आप ट्राई करना है कि बच्चों को एजुकेशन मिले प्रॉपर वे से, आपसे तो इतना मिलना चाहिए। तो इसलिए प्रोफेशनली आपको अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, आपको बीएड ट्रेनिंग देके प्रोफेशनली आपको अट्रैक्टिव बनाया गया। सोसाइटी एज ए होल नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विदाउट बायसेस। सो हमें सोसाइटी को भी क्या करना है कि सोसाइटी को ऐसे बनाना है जो कि एजुकेशन को सपोर्ट करे। ठीक है, कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न ना करे या फिर हमेशा भेदभाव ना करे कि ये बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए, ये गरीब बच्चा है यहाँ पे नहीं पढ़ेगा उधर पढ़ेगा, तो ये सब नहीं करना चाहिए। सोसाइटी को एजुकेशन के सपोर्ट में रहना चाहिए। अभी देखो वे फॉरवर्ड, मतलब आगे चलने के लिए क्या करना है। इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, आज तक, मतलब ये जो नोट्स बना था, मैंने बोला ना कि 2-3 साल हो गए, तो उससे पहले बना हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग सोच लो कि 2009 को ये एक्ट पास हुआ था, मतलब एक्ट इनैक्ट हुआ था, आ गया था 2010 तक एक्ट बन के। एंड वहाँ से लेके 2020 10 साल, अभी तक तो 10 साल हो गया RTE इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अभी बोलोगे तो और भी 3 साल ऐड हो गए, तो 10 13 साल हो गए। ये तो 10 लिखा गया है, सिंस लिखा गया 10 ईयर्स सिंस, तो यहाँ पे 13 ईयर्स आप लिख देना, मेंशन करना, प्रॉपर रहेगा। और भी सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट, बट इट कैन बी सीन दैट it still has a long way to go to be called successful in its purpose। अगर प्रॉपरली अगर सक्सेसफुल बोला जाए तो और भी टाइम चाहिए इसको, बहुत कुछ बाकी है। क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव एटमोसफियर, जो ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करना है कि सबको लगे कि हाँ इससे हमें कुछ प्रोडक्टिव वे से कुछ मिलेगा। और सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, सारे बच्चों को सप्लाई मिले रिसोर्सेज का, मटेरियल का, किताबें, बैग्स, ड्रेसेस, खाना पीना सब मिले ताकि बच्चे आए पढ़ने के लिए। एंड पूरे नेशन में ये करना है एज ए होल। लास्ट देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी बार बार बोला गया था, तो नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या क्या है देख लो फटाफट।
द नो डिटेंशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो ये कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन पहले भी मैंने आपको बोला CCE, तो CCE में कंटिन्यूस का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे हो। तो रेगुलर बेसिस पे कौन सा इवैल्यूएशन होता है? फॉर्मेटिव, ठीक है, याद रखना फॉर्मेटिव होता है। कंप्रीहेंसिव बोला गया तो दैट इज आप बोल सकते हो डिटेल चेकिंग ना, तो फॉर्मेटिव प्लस समेटिव, वो क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव प्लस समेटिव। सो ये दोनों मिलके जब इवैल्यूएट करते हैं तो एक बच्चे को हम कंप्लीट इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड CCE। उसी का ही एक पार्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी, जो कि प्रेजेंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2010 में। अंडर दिस पॉलिसी स्टूडेंट अप टू क्लास 8 आर ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। मैंने बोला ना, एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर क्लास प्रमोट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास 8 तक बच्चे को ऑटोमेटिक प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उनमें पासिंग ग्रेड्स कुछ नहीं रखे जाएंगे, बस उनको आगे बढ़ाया जाएगा। द पॉलिसी वॉज टू एंश्योर दैट नो चाइल्ड एडमिटेड इन ए स्कूल shall be held back in any class or expelled from the school until the completion of the elementary education। कोई भी स्कूल में उनको जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, उस पॉइंट तक उनको स्कूल से हम निकालेंगे नहीं या एक्सपेल नहीं कर सकते, या फिर कोई भी कारण से उनको एडमिशन नहीं लेंगे ये भी बोल नहीं सकते। तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं हो सकता। एज के अकॉर्डिंग नहीं है, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों को एलिमेंट्री 8 क्लास तक पूरा ही जैसे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, एंड उनके एज अप्रोप्रिएट उम्र के हिसाब से भी एडमिशन ले सकते हैं। बट रिसेंटली इट हैज़ बिन रिमूव्ड, ये चीज़ें नो डिटेंशन पॉलिसी को अभी हटा दिया गया है 2019 में, याद रखना, ठीक है। RT अमेंडमेंट एक्ट बना 2019 में, ये पॉइंट को हटाया गया है क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए। अदरवाइज 2019 तक ये था, वैसे ही चल रहा था। अभी कुछ नया पॉइंट आया है जो कि समग्र शिक्षा अभियान के अंडर चल रहा है, ठीक है। 0 to 18 ईयर्स के लिए बच्चों को हम केयर करेंगे आर्टिकल नंबर 21A के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 45 को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इतना था आपका आरटी के रिलेटेड, इतनी इन्फॉर्मेशन एनफ है आपके एग्जाम के लिए भी। बोलोगे मैम छोटा टॉपिक है, तो 5 पेज आराम से हो जाएगा, ठीक है, 5 पेज आराम से हो जाएगा। उतना भी लिखोगे एग्जाम में हो जाएगा, मार्क्स पूरे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज बहुत कुछ दिया गया है। स्पेसेस के साथ अगर लिखोगे 5 पेज 6 पेज हो जाएगा आराम से। सो इतना समझ आया? ये सुनो, आई होप समझ आया हो। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.